बात करने वाले अनुच्छेद 31 पे। और अनुच्छेद 31 आज की तिथि पर रिलीवेंट कैसे है ये बताइए। आज भी अनुच्छेद 300A ये कह रहा है, कल भी हमने कहा कि कानून की जो अथॉरिटी है उसके माध्यम से आज भी आपकी संपत्ति का अधिग्रहण ये किया जा सकता है और किया भी जाता है रोज। तो कानून के प्राधिकार से संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। नो डाउट आज की डेट पर कंपनसेशन की कोई चर्चा अनुच्छेद 300A में अभिव्यक्त रूप से नहीं हुई है, लेकिन जब हम लोग अनुच्छेद 300A पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय यह कहेगा कि चूंकि यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट उसके अनुच्छेद 17 में है, संपत्ति इससे वंचित करने की जो प्रक्रिया दी गई है उसमें कंपनसेशन का भुगतान शामिल है, प्रतिकर का भुगतान शामिल है। और यूडीएचआर इस पर हमने हस्ताक्षर कर रखे हैं भारतवर्ष में। ये ठीक है कि अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है, उस पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किया है, तो उस दस्तावेज को हिंदुस्तान में तब तक लागू नहीं कराया जा सकता जब तक देश की संसद उस दस्तावेज के द्वारा जो कुछ किया जाना आशयित है उसे करने के लिए अधिकृत करने वाला कानून ये न बना दे। ये सही है, लेकिन इसकी व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तरह की है कि अगर संसद ने कोई कानून नहीं भी बनाया उस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज जिस पर हमने हस्ताक्षर किए उसके द्वारा आशयित बात को करने के लिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कानून पहले से मौजूद नहीं है जो उस दस्तावेज द्वारा आशयित बात करने से रोकता हो। तो इस आधार पर कि हमने उस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं, उस दस्तावेज की भावना के मुताबिक जो विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनकी व्याख्या की जा सकती है। ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय अनेकों बार कहा है। और इस तरह आज की तिथि पर हिंदुस्तान के नागरिकों को अनुच्छेद 300A इसके आधार पर 1979 यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय से ही संपत्ति का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ह्यूमन राइट के रूप में प्राप्त है, आज भी प्राप्त है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की और हमने यह भी कहा है कि इस बात से बहुत अंतर नहीं पड़ता कि आज की तिथि पर एज अ फंडामेंटल राइट हमें संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। इससे सिर्फ जो अंतर पड़ता है वो इतना कि आज की तिथि पर संपत्ति का अधिकार वायलेट होने की दशा में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट अंतर्गत अनुच्छेद 32 नहीं जा सकते, बस इतना। लेकिन अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संपत्ति का अधिकार इसके वायलेशन की दशा में हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं। और संपत्ति का अधिकार क्या माना जाएगा? व्हाट एवर हैज बीन राइट डाउन अंडर आर्टिकल 300A
along with which has been write down in UDHR अंडर आर्टिकल 17, ठीक है, वो भी शामिल मानेंगे क्योंकि उसके आधार पर भी व्याख्या की जा सकती है। और वॉट एवर विल बी डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट, ठीक है, यू मे फाइल एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इफ द हाई कोर्ट विल गिव द सर्टिफिकेट अंडर आर्टिकल 132, 133 और 136, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं और फिर उस जुडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डिसाइड कर सकता है। तो आप देखें, बहुत कोई बड़ा प्रभाव उसे वहां से निरसित कर देने से हुआ हो, ऐसा दिखाई नहीं देता धरातल पर। और जब हम लोग अनुच्छेद 300A पढ़ेंगे तो एक और विशेष बात दिखाई देगी, और वो विशेष बात यह है कि जब संपत्ति के अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने बात करनी शुरू की, तो आज की तिथि पर वो ये कह रहे हैं कि कानून युक्ति संगत होना चाहिए। ये बात अनुच्छेद 14 से ही निकलती है, ऐसी बात नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 14 ये कहता है कि बात को युक्ति संगत होना चाहिए, बात को रीजनेबल होना चाहिए, अदरवाइज वो बात मनमानी मानी जाएगी। ये तो ठीक है, लेकिन अगर अनुच्छेद 14 न भी हो तो भी कानून के संबंध में ये नहीं माना जा सकता कि वो अयुक्ति संगत हो सकता है, क्योंकि कानून मतलब युक्ति संगत, ठीक है, कानून का मतलब ही है कि वो युक्ति संगत हो। जिसे गाय मतलब कि वो स्वभाव से सीधी हो, एक्सेप्शनली गाय मारने वाली होती है, अदरवाइज बड़ी सीधी होती है। सीधेपन का उदाहरण भी गाय से देते हैं, इसीलिए क्योंकि स्वभावतः वो बहुत सीधी है। किसी किताब में लिखा है कि गाय सीधी है, इसके कारण से गाय सीधी होती नहीं, गाय सीधी होती ही है और इसलिए किताबों में उसे सीधा लिखा गया है। तो उसके सीधेपन का स्रोत किताब में नहीं है, वो उसके स्वभाव में है। तो संपत्ति के अधिकार की जब व्याख्या करेंगे वो, तो वो कहेंगे कि कानून की तार्किकता, कानून की रीजनेबलनेस, कानून की युक्ति संगतता, इसका स्रोत अनुच्छेद 14 में नहीं है। अनुच्छेद 14 ने सिर्फ इस बात को मान्यता दी है लिखकर कि कानून युक्ति संगत होता है। ऐसा नहीं है कि कानून युक्ति संगत इसलिए हिंदुस्तान में होता है क्योंकि अनुच्छेद 14 है, न भी हो। और इस बात को इस ढंग से भी आप समझ सकते हैं कि जो संविधान के पूर्व की विधियां हैं तब तो अनुच्छेद 14 नहीं था। तो अगर वे मनमानी हैं तो किस आधार पर आप उन्हें शून्य घोषित कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करते हुए कि कानून की युक्ति संगतता है, इसका स्रोत अनुच्छेद 14 नहीं है, कानून मतलब युक्ति संगत। और इस संबंध में उन्होंने जो नेचुरल लॉ थ्योरी है उसको लागू किया है, क्योंकि नेचुरलिस्ट जो हमने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाए, बात की है जूरिस्प्रूडेंस पर, तो प्राकृतिक विधि विचारधारा उस पर बात हुई है। और प्राकृतिक विधि विचारधारा में उन्होंने कहा है कि कानून मतलब युक्ति संगत बात, जो ठीक लगे, जो उचित लगे, और युक्ति संगत जो परिस्थितियों में उचित है, ठीक है ना।
आपको कई बार कहा गया कि एक परिस्थिति में जो युक्ति संगत है वो दूसरी परिस्थिति में युक्ति संगत नहीं होता है। पानी पीने को उपलब्ध नहीं है तो नहाना युक्ति संगत नहीं है, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तब न नहाना ये अयुक्ति संगत है। तो युक्ति संगतता परिस्थितियों में देखी जाएगी। एक परिस्थिति में जो युक्ति संगत है वो अगली परिस्थिति में नहीं हो सकता, लेकिन कानून युक्ति संगत होना चाहिए, ऐसी बात कही है। तो अनुच्छेद 14 ये युक्ति संगतता को मान्यता देता है, न कि ये युक्ति संगतता का स्रोत है, ऐसी बात कही उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार 14, 15, 16 देता नहीं है। समानता इसका स्रोत अनुच्छेद 14, 15, 16 है, ऐसा कहना गलत है। समानता का स्रोत इस बात में निहित है कि कोई डिफरेंट सोर्स से इस दुनिया में नहीं आया और डिफरेंट अधिकारों के साथ कोई नहीं जन्मा, सब एक ही प्रक्रिया से और एक जैसे अधिकारों को लेकर जन्मे। अगर आप ये कह देंगे कि समानता का अधिकार 14, 15, 16 से मिला तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले समानता का कोई अधिकार हिंदुस्तान में नहीं था। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स अनाधिकार चेष्टा कर रहे थे, फिर तो ये बात आएगी। और अगर अनाधिकार चेष्टा कर रहे थे तो अनाधिकार चेष्टा करने वाले को कभी भी ठीक आदमी या महान आदमी नहीं कह सकते। जो अधिकार आपका नहीं वो क्यों मांग रहे हैं? तो इस तरह अगर सोचेंगे तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। हमारे संविधान ने मूल अधिकारों को मान्यता दी है, न कि मूल अधिकारों का स्रोत संविधान है, ऐसी बात नहीं है। स्रोत कहीं और है, स्रोत नेचुरल अथॉरिटी में है, जो ये कहता है कि मनुष्य जन्मा। अगर ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया तो जन्म दिया ना, इसका मतलब ईश्वर ने उसे जीवन का हक दिया है, तो जीवन का हक आप कैसे छीन लेंगे? इसका मतलब जीवन का अधिकार लेकर वो जन्मा है। ईश्वर ने उसे किसी बंधन के अधीन नहीं किया, इसका मतलब स्वतंत्रता लेकर वो जन्मा। ईश्वर ने किसी को श्रेष्ठ गुणों से और किसी को निकृष्ट गुणों से युक्त करके नहीं भेजा, इसका मतलब समानता है। तो समानता का स्रोत भारत का संविधान नहीं है, वो कहीं और है। तो आप देखेंगे कि जब व्याख्या शुरू होगी 301 की तो बात आएगी कि संपत्ति आज की डेट पर भी संपत्ति से वंचित आपको किया जा सकता है कानून के प्राधिकार से। तो कोर्ट का कहना यह है कि विदाउट कंपनसेशन देना दिए किसी को उसकी संपत्ति से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए वंचित कर देना अयुक्ति संगत बात है, ये ठीक बात नहीं है। और ये बात अपने में ठीक ही है। तो आज की डेट पर जब 301 की व्याख्या चलेगी तो भले ही 300A में कंपनसेशन शब्द का प्रयोग न किया गया हो, सिर्फ इतना ही कहा गया हो कि एनीबडी कुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, सिर्फ इतने ही शब्द रखे गए हो, लेकिन इसके बाद भी आइडिया ऑफ कंपनसेशन वो वहां आ जाएगा, ठीक है ना। आइडिया ऑफ कंपनसेशन वहां आ जाएगा क्योंकि कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 14 इसके कारण कानून युक्ति संगत होगा। हिंदुस्तान में यह बिल्कुल नहीं है। कानून युक्ति संगत इसलिए होना चाहिए क्योंकि कानून युक्ति संगत हुए बिना कानून के रूप में कल्पित ही नहीं किया जा सकता, उसकी कल्पना नहीं हो सकती। कानून की कल्पना, कानून की परिकल्पना, कानून का कॉन्सेप्शन ये युक्ति संगतता के साथ है, ये कहा है। और ये बिल्कुल होली अनरीजनेबल है
कि हमारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी आप पब्लिक पर्पस से विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन हमें दे दो, हमसे ले लो, ठीक है, ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। और अगर इस अनरीजनेबल, इस अयुक्त संगत बात को कोई कानून मान्यता देता है तो उसे कम से कम कानून नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना, उसे कानून नहीं कह सकते। अब आप देखें अनुच्छेद 19(1)(f) वो भी रिलेवेंट हो गया, ठीक है ना। युक्ति संगत प्रतिबंध क्या होता है इसको डिसाइड करने के लिए वो भी रिलेवेंट हो गया। और अब अनुच्छेद 31 भी रिलेवेंट होने लगा है, ठीक है ना, क्योंकि अनुच्छेद 31 संपत्ति से वंचित किए जाने की दशा में अपने निरसन से पूर्व, अब तो वो निरसित हो गया, ठीक है, लेकिन अपने को निरसित किए जाने से पूर्व अनुच्छेद 31 पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की व्यवस्था किसी के भी संपत्ति से वंचित किए जाने की दशा में करता था। तो वो जो पेमेंट ऑफ कंपनसेशन की बात है वो अर्थान्वयन के माध्यम से आज भी आ गई। इसलिए अगर आप अनुच्छेद 31A को नहीं जान रहे, सॉरी 31A कह गए, अनुच्छेद 31 को नहीं जान रहे तो 300A इसे समझने का कोई प्रयत्न संभव ही नहीं है। अनुच्छेद 300A समझ में नहीं आ सकता। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि थारो चीजों को समझना चाहिए। अगर आप टुकड़ों में बात करना शुरू करेंगे तो बात कभी भी क्लियर नहीं होगी। और बात एक बार क्लियर हो गई उसके बाद दिमाग, उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो अच्छी चीज कभी भूलता नहीं और खराब बात को कभी याद नहीं रखता, या खराब कहें ये जो बेकार की बात है जिसका कोई उपयोग नहीं, निरुपयोगी अनुपयोगी बात को वो याद नहीं रखता। आप सड़क से आते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन उनमें से एक भी चीज हमने देखी है वो दिमाग में याद नहीं रह जाती। और कुछ भी ऐसा जो दिमाग को अच्छा लगे वो आप भूल नहीं पाते। तो ये दिमाग की अपनी प्रॉपर्टी है। तो चीजों को ठीक से अगर समझा जाएगा तो वो याद रहेंगी। तो अनुच्छेद 300A कहता है कि संपत्ति से वंचित किया जा सकता है आज की तिथि पर भी कानून के प्राधिकार से, जस्ट फॉर पब्लिक पर्पस। लेकिन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो व्याख्या है वो ये कहती है कि कानून का मतलब है युक्ति संगत बात, और इस बात को युक्ति संगत कहा ही नहीं जा सकता कि किसी की व्यक्तिगत संपत्ति लेकर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उसे बिना संपत्ति के बदले में कुछ दिए यूं ही रहने दिया जाए। ये बात खुद में युक्ति संगत नहीं है। इसलिए आइडिया ऑफ कंपनसेशन आज भी 300A में आ जाता है। और जब आइडिया ऑफ कंपनसेशन आ जाएगा तो फिर सवाल पैदा होगा कि कंपनसेशन कितना, हाउ मच, क्योंकि कंपनसेशन देने के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। पहला, जस्ट इक्विवेलेंट टू दैट प्रॉपर्टी विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय स्टेट फॉर द पब्लिक पर्पस। पहला कंपनसेशन हो सकता है जो संपत्ति जो ली गई है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए उसके ठीक बराबर है। यह कंपनसेशन की पहली श्रेणी हो सकती है और यह सबसे ठीक श्रेणी है। या यूं कहें यह भी सबसे ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संपत्ति फॉरएवर आप लिए ले रहे हैं उससे, और जो संपत्ति आप फॉरएवर के लिए ले रहे हैं तो कम से कम वो संपत्ति के ठीक बराबर हो। ये सेकेंडरी है। करना तो ये चाहिए कि आपको संपत्ति के बदले इतना देना चाहिए जो संपत्ति जो गई उसके बदले व्यक्ति को जीवन जीने लायक साधनों की व्यवस्था करने में पर्याप्त सिद्ध हो। ठीक है, देना तो इतना चाहिए, लेकिन
चलिए, उसे कम से कम जस्ट इक्विवेलेंट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ये तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो कंपनसेशन के पेमेंट का स्टैंडर्ड हो सकता है वो क्या हो सकता है? दूसरा, कंपनसेशन वर्ड अपने में कुछ कहता है। कंपनसेशन का मतलब होता है कंपनसेट करना, ठीक है ना, व्यक्ति को कंसोल करना, उसे सांत्वना देना कि तुम्हारी चीज हमने ले ली। तो ये जस्ट इक्विवेलेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इतना हो, ठीक है, हमने आपकी 1000 की चीज ली तो ये ठीक है 1000 नहीं है, लेकिन कम से कम ये 750 तो हो, ठीक है ना। जस्ट इक्विवेलेंट न भी हो, लेकिन कम से कम इतनी हो जिसे युक्ति संगत या रीजनेबल कहा जा सके। अगर 750 दिए जाएंगे तो ये कहा जाएगा कि चलो भाई होगा, सब्र कर लो, ठीक है। अब क्या किया जाए, होता है, घरों में होता है, ठीक है, जस्ट इक्विवेलेंट हम कंपनसेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन घरों में कहते हैं ठीक है थोड़ा निभा लो, ठीक है, 2 भाइयों में झगड़ा है, कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिवीजन बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कायदा ये कहता है। लेकिन फिर भी एक भाई अगर सक्षम है और एक भाई सक्षम नहीं है, तो जो सक्षम है उससे कहा जाता है अरे भाई निभाओ, ठीक है तुम्हारा भाई तो है, थोड़ा अगर ज्यादा भी ले लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हें भगवान ने बहुत दिया है, ठीक है, तो ले लेने दो, लेकिन ये कम से कम युक्ति संगत होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा कंपनसेशन का आइडिया ये हुआ, और तीसरा कंपनसेशन का आइडिया ये हुआ कि हमने 1000 की प्रॉपर्टी आपकी ले ली, ठीक, हम आपको कंपनसेशन देंगे सिर्फ इतना, आपका काम चल जाए, ठीक है ना। ना हम जस्ट इक्विवेलेंट देंगे, ना हम रीजनेबल देंगे, हम इतना देंगे कि आपका काम चल जाए, ठीक है। 1000 की प्रॉपर्टी थी तो आप रईस थे, ठीक है ना, तब आप अमीर थे, हम आपको 200 रुपए देंगे तो आप रईस तो नहीं रहोगे, लेकिन गरीब भी नहीं होगे, हैंड टू माउथ भी नहीं हो जाओगे, ठीक है ना। यानी हम आपको तीसरे प्रकार का जो प्रतिकर है वो ऐसा हो सकता है जो न जस्ट इक्विवेलेंट है ना रीजनेबल है, बट दैट इज नॉट इल्यूजरी, वो नाम मात्र का कंपनसेशन नहीं है, 1000 रुपए के बदले 1 रुपया दे दिया ये नहीं है, ठीक है ना। तो 3 प्रकार के कंपनसेशन हो सकते हैं, ठीक है। कंपनसेशन विच इज just equivalent to that property which has been acquired by the state for the public purpose, ठीक है ना। And the second type of compensation may be reasonable compensation, and the other category of compensation could also be कौन सा, which is neither reasonable nor just equivalent, but you cannot say that it is a illusory compensation, वो illusory भी नहीं है। 3 प्रकार के कंपनसेशन हो सकते हैं। तो जब आइडिया ऑफ कंपनसेशन आ गया, ठीक है, तो फिर देखना होगा कि कंपनसेशन का कौन सा प्रकार आज की तिथि पर देने की बात हुई है, और जब इस बात में हम जाना शुरू करेंगे कि कंपनसेशन का कौन सा प्रकार आज दिया जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनसेशन के ये 3 जो प्रकार हैं ये कैसे कैसे अस्तित्व में आए, ठीक है ना। और
इसी कंपनसेशन के कारण चूंकि अनुच्छेद 31 हटा, ठीक है, उसको डिलीट करने के पीछे जो मुख्य वजह थी वो सिर्फ कंपनसेशन का भुगतान, यही मुख्य वजह थी। तो कैसे उसने कठिनाई खड़ी की कंपनसेशन शब्द के प्रयोग ने, मूल अनुच्छेद 31 में जो कंपनसेशन शब्द का प्रयोग था, उस मूल अनुच्छेद 31 में कंपनसेशन शब्द के प्रयोग ने किस प्रकार से कठिनाई खड़ी करनी शुरू कर दी सरकार के समक्ष, जिसकी वजह से पहले तो उसमें 4th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से अनुच्छेद 31(1), अनुच्छेद 31(2), अनुच्छेद 31(3) इस तरह से मूल रूप से अनुच्छेद 31 संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया, लेकिन 4th अमेंडमेंट किया गया, उसमें अनुच्छेद 31 एज सच रहा। अनुच्छेद 31(2) में परिवर्तन किया और 2 और 3 के बीच में 2A ये और जोड़ दिया। अनुच्छेद 31(1), अनुच्छेद 31(2), अनुच्छेद 31(2)A और अनुच्छेद 31(3) ये हो गया 4th अमेंडमेंट के बाद, और साथ में अनुच्छेद 31 में ही 31A, 31B ये और जोड़ दिया 4th अमेंडमेंट से। और इससे भी मामला नहीं बना, इससे भी नहीं बना, तो फिर 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए 1971 में, और उससे क्या किया, अनुच्छेद 31C ये जोड़ दिया, ठीक है। और फिर आगे 31C को भी अमेंड किया, वो भी एक कथा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये मूल जो अनुच्छेद 31 था, इसे 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संशोधित करने की जो जरूरत पैदा हुई थी, वो कंपनसेशन शब्द का भुगतान, वो कंपनसेशन शब्द का प्रयोग इसी के कारण पैदा हुई थी। क्योंकि मूल प्रश्न ये था कि आखिर कंपनसेशन का कौन सा प्रकार ये संपत्ति के एक्विजिशन के खिलाफ या संपत्ति अधिग्रहित किए जाने के संबंध में व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, मूल प्रश्न यही था। इसी के कारण से बार बार संविधान के संशोधन की आवश्यकता ये पड़ी है। संविधान के संशोधन की आवश्यकता तो न कहें, वो तो बार बार पड़ती ही है। अनुच्छेद 31 के संशोधन की आवश्यकता बार बार पड़ी है और अंततः अनुच्छेद 31 को डिलीट ही किया गया। एक चीज और समझेंगे, फिर अनुच्छेद 31 पर बात शुरू करेंगे। एक शब्द डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वंचन, यानी संपत्ति से वंचित किया जा रहा है, ठीक है ना। एक शब्द है डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी और एक शब्द है इक्विजिशन एंड रिक्विजिशन, ठीक है। अधिग्रहण किया जाना, एक्विजिशन अधिग्रहण, और रिक्विजिशन अध्यपेक्षा, उसकी हिंदी होती है अध्यपेक्षा। रिक्विजिशन ये शब्द जिस रूट से आता है भाषा में वो है रिक्वायर, रिक्वायर शब्द, यहां से रिक्विजिशन आता है। और एक्विजिशन ये शब्द जहां से आता है, जिस रूट से आता है, वो आता है एक्वायर, रिक्वायर एंड एक्वायर, इस रूट से रिक्विजिशन और एक्विजिशन शब्द आते हैं। रिक्विजिशन का मतलब यह हुआ कि आई एम गोइंग टू रिक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ योर सेल्फ for any purpose, that may be the purpose related with me or that may be a purpose related with society, ठीक है ना। रिक्वायर का मतलब क्या हुआ, हमने संपत्ति की आवश्यकता
ये प्रदर्शित किए या तो अपने लिए या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। और जो एक्विजिशन है, एक्वायर, इसका मतलब यह हुआ कि हमने अच्छा संपत्ति की अपेक्षा हमने की है, इसका मतलब संपत्ति आप ही ला कर दोगे, हमने एक्वायर नहीं की, हमने कंपल्सरी रिक्वायर की है, यानी आप मना नहीं कर सकते, लाना आपको पड़ेगी, लाना तो आपको पड़ेगी ही। कहते नहीं तुम आओगे और बच रहोगे, ठीक है, आओगे कैसे नहीं। हम भी अदालत में कहा करते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे से लोग आ जाते हैं गवाह के तौर पर कि आज लिखा लीजिए, तो लिखा लीजिए, हम बार बार नहीं आ पाएंगे। तो हम कहते हैं कि ठीक है, आज तो अब लिख नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको विशेष अधिकार लेके तो आए नहीं, ये जो पहले से बैठे हैं नंबर में बैठिए, आपका आ जाएगा तो हम लिखा देंगे इन द कोर्ट टाइम, नहीं आएगा तो आप आएंगे अगली बार भी। वो कहते हम बार बार नहीं आ पाएंगे, तो हम कहते घर जाइए, हम में दम होगी हम बुला लेंगे, और आप में दम हो तो बताइएगा। फिर हम उन्हें बताते हैं कि ये सारी व्यवस्था, जो नीले नीले ट्रक देख रहे हो पुलिस के, और इतनी सारी पुलिस, ये सब तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, कतई मत आओ, तुम तो आओगे, तुम्हारे घर में जो चूहे हैं वो भी आएंगे, ठीक है, लेकिन लेने हम नहीं पा रहे हैं, आप खुद आओगे, ठीक है। तो रिक्विजिशन मीनिंग देयर बाय आप ला रहे हो, और एक्वायर मतलब हमने अधिग्रहित कर लिया, ठीक है ना। तो रिक्विजिशन, एक्विजिशन, लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही होता है, व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी है वो संपत्ति से वंचित हो गया, ठीक है ना। कंपल्सरी रिक्विजिशन अगर हुआ या कंपल्सरी एक्विजिशन अगर हुआ, तो जो प्रभाव होगा, जो इफेक्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो इफेक्ट, प्रभाव और परिणाम एक ही होगा। और वो क्या होगा, जिसकी प्रॉपर्टी होगी वो संपत्ति से वंचित हो जाएगा, ठीक है। और वंचित, इसकी अंग्रेजी क्या है, डिप्राइवेशन, डिप्राइव करना, ठीक है। और आपको संपत्ति से वंचित किया गया है, ये तब भी कहा जाएगा जबकि हमने आपकी संपूर्ण संपत्ति ये अधिग्रहित नहीं की है, आपकी संपूर्ण संपत्ति ये हमने नहीं ली। अब देखिए, और 19(1)(f) रिलीवेंट होने लगा, क्योंकि वो कहता था, प्रॉपर्टी को डिफाइन करता था, वो कहता था प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति क्या है। तो मसला प्रॉपर्टी को डिफाइन करते समय यमन पाठक तक आता था, ठीक है ना। और बात जहां से शुरू होती थी, ठीक है, शोलापुर, द्वारका प्रसाद वर्सेस शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, इन सारे मुकदमों में जो बात शुरू हुई थी शुरुआत में, उसमें क्या कहा था, ठीक है, जब मैनेजमेंट टेक ओवर किया था, ठीक है, तो यह कहा था कि वे अधिकार जो अंतरित नहीं किए जा सकते वे संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। वे अधिकार जो अंतरित नहीं किए जा सकते, उपयोग में सिर्फ उस तक सीमित हैं जो अधिकार को धारण करता है, उन्हें प्राइवेट राइट्स कहा जाएगा उस व्यक्ति के। और चूंकि वे प्राइवेट राइट ट्रांसफर नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें संपत्ति नहीं मानेंगे। शुरुआती व्यू ये था, ठीक है ना। फिर उसके बाद व्यू जो आया था वो ये कि संपत्ति का जो अर्थ 19(1)(f) में लिया गया है, वो संपत्ति को धारित करने की सामर्थ्य से लिया गया है। यह पर्टिकुलर विशिष्ट प्रॉपर्टी की चर्चा ही नहीं है, ठीक है ना। यहां जो संपत्ति अर्जित करने का, उपयोग करने का, यह दैनिक करने का अधिकार है, यह उसी श्रेणी का है जिस श्रेणी का अधिकार एक स्वस्थ चित्त व्यक्ति और वयस्क व्यक्ति को संविदा करने की क्षमता के बारे में हासिल है। ये ठीक वैसा ही अधिकार है, यानी स्टेट विदाउट
इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पक्ष पोषण के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को या लोगों के किसी वर्ग को संपत्ति धारित करने की सामर्थ्य से वंचित नहीं कर सकता, ये भाव है। तो संपत्ति की बात ही हट गई थी, लेकिन इस बात ये व्यू बहुत दिन चला नहीं, ठीक है। उसका द्वारका प्रसाद, आपका लक्ष्मींद्र और यमन पाठक, वहां ये बात आ गई कि नहीं, संपत्ति का अर्थ है वो विषय वस्तु और वे अधिकार जो विषय वस्तु पर प्रयोग किए जाने के कारण विषय वस्तु लाभ देना शुरू कर देती है, ठीक है ना। जो विषय वस्तु आपको लाभ नहीं दे रही उसे संपत्ति थोड़ी कहते हैं, उसे तो कूड़ा कहते हैं, ठीक है ना। कूड़ा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये जो अनुपयोगी है, जिसका कोई यूज नहीं है, जो यूजलेस है। और प्रॉपर्टी वो क्या है? विच इज यूज्ड, ठीक है। जीवन को जीने के लिए जिसका उपयोग है वही संपत्ति है। तो संपत्ति जो एम पाठक से डिफाइन होकर आई वो ये आई कि द सब्जेक्ट मैटर ओवर विच द राइट्स इन रिगार्ड ऑफ दैट प्रॉपर्टी, दैट सब्जेक्ट मैटर विल बी एंजॉयड, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट मैटर अलॉन्ग विद दोज राइट्स विल बी नोन बाय अस एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो संपत्ति पर जो अधिकार प्रयुक्त हो रहे हैं वे भी संपत्ति हैं। वह सब्जेक्ट मैटर, वह विषय वस्तु जिस पर अधिकार प्रयुक्त हो रहे हैं वह भी संपत्ति है। और अधिकार के प्रयोग से जो लाभ पैदा हो रहा है वो भी संपत्ति है। मकान पर आप स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तभी तो किराएदार को दे रहे हैं, और किराएदार को दे रहे हैं उससे आपको किराया मिल रहा है। तो किराया संपत्ति से उत्पन्न होने वाला लाभ है जो स्वामित्व के अधिकार के कारण आपको प्राप्त हुआ। अगर आप स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग विषय वस्तु यानी मकान पर न कर सकते होते तो किराया आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। तो संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ ये भी संपत्ति है। और इसी प्रकार की परिभाषा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वहां भी दी है। इसीलिए सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो कहता है कि यदि आपने संपत्ति में आपके जो तमाम हित हैं उन तमाम हितों को या उनमें से किसी एक को ट्रांसफर कर दिया तो इसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाएगा। शर्त केवल इतनी है कि आप भी जीवित व्यक्ति होने चाहिए और जिसके पक्ष में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी जीवित व्यक्ति होना चाहिए। जीवित व्यक्ति में कौन कौन आता है ये वहां एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताया गया, ठीक है ना। और अंतरण की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? हस्तांतरण, ये प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। विधि की प्रक्रिया से किया गया अंतरण या वसीयती अंतरण ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण के तौर पर मान्य नहीं है। ये डेफिनेशन है और वो इस डेफिनेशन से मिलती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस सब्जेक्ट मैटर से आपको वंचित किया जाए जिस सब्जेक्ट मैटर पर आप अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो भी डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी कहा जाएगा, तब भी कहा जाएगा, तब भी आप संपत्ति से वंचित हो गए, ठीक है ना। हमने आपका खेत ले लिया जिस पर आप स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग करते थे, आप ही रहे स्वामी, ठीक है ना। लेकिन खेत हमने ले लिया काहे के लिए? हमने कहा 5 साल इस पर मिलिट्री का कैंप रहेगा, 5 साल बाद वापस ले लेना। हमने सब्जेक्ट मैटर ले ली, अधिकार आप ही के पास है, तो भी ये कहा जाएगा यू हैव डिप्राइव्ड फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये तब भी कहा जाएगा संपत्ति का वंचन हुआ है। दूसरा, हमने अधिकार ले लिया, खेत आप ही के पास, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक ये इस पर ये काम होंगे, ठीक है ना। तो 10 से 12 आपके पास नहीं है,
ठीक है ना। तो न्यूनतम मात्रा में ही सही, लेकिन यह कहा जाएगा कि आप अपनी संपत्ति से 2 घंटे के लिए वंचित किए गए हैं। संपत्ति का वंचन अभी भी है, ठीक है ना। और तीसरा, संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभ। आपकी संपत्ति में, आपके खेत में रेत आ गई, रेत मिनरल है, खनिज। आपके खेत में पेट्रोल निकल आया, कोई खनिज पदार्थ निकल आया, तो वो तो संपत्ति से उत्पन्न होने वाला लाभ है, कायदे में आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपको नहीं मिलेगा, वो स्टेट को मिलेगा, क्योंकि स्टेट का कानून है। आपके पास संपत्ति की ऊपरी सतह होती है, संपत्ति इसके नीचे भी आपकी है, लेकिन अगर मिनरल निकल आए तो मिनरल आपका नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि देश का कानून संविधान के अनुकूल होना चाहिए, संविधान देश के अनुकूल के कानून के अनुकूल नहीं होगा। तो अगर मिनरल हम आपको नहीं दे रहे तो इनफैक्ट तो ये कहा ही जाएगा कि संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों में से कोई एक हम आपको नहीं दे रहे, और ये संपत्ति का वंचन है, ये संपत्ति से आपका वंचित किया जाना है। यानी 3 प्रकार संपत्ति के वंचन के 3 फॉर्म, 3 प्रारूप हमारे सामने आ गए। पहला प्रारूप, जबकि सब्जेक्ट मैटर से आपको वंचित किया जाता है। दूसरा प्रारूप, जब संपत्ति से संबंधित अधिकार, जिस विषय वस्तु पर आप प्रयोग करते हैं उनमें से कोई अधिकार आपसे ले लिया जाता है। तीसरा प्रारूप, जब संपत्ति से उत्पन्न होने वाले लाभों से आपको वंचित किया जाता है। और चौथा प्रारूप और कह लें कि जब संपत्ति, यानी वे अधिकार जो संपत्ति माने गए हैं, वे लाभ जो संपत्ति माने गए हैं, और वे लाभ जिस विषय वस्तु से उत्पन्न हो रहे हैं, और वे अधिकार जिस विषय वस्तु पर प्रयोग हो रहे हैं, इन सबको अगर हम आपसे ले लें तो भी ये संपत्ति का वंचन ही है, ठीक है ना। तो आप क्या कह रहे हो? डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपका शब्द क्या है कि एनीबडी विल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये शब्द हैं आपके अनुच्छेद के, एनीबडी विल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अभी हम आगे की बात ही नहीं कर रहे। आपने कहा कि कोई डिप्राइव नहीं किया जाएगा, कोई वंचित नहीं किया जाएगा, ये कहा आपने। और वंचन के इतने प्रकार आ गए, जिसमें कंपल्सरी एक्विजिशन एंड रिक्विजिशन भी है, ठीक है। आवश्यक रूप से संपत्ति का अधिग्रहित किया जाना और अध्यपेक्षित किया जाना, यह भी शामिल है, ठीक है ना, संपत्ति से वंचित किए जाने में। और संपत्ति से वंचन इस प्रकार से भी हो सकता है कि कोई एक अधिकार हमने ले लिया, सारे अधिकार हमने ले लिए, संपत्ति के लाभ सब्जेक्ट मैटर सहित ये सारे हमने ले लिए, ये भी संपत्ति से वंचन का ही प्रकार है। एक चीज और, संपत्ति से वंचन का प्रकार हो सकता है, और वो वंचन का प्रकार कौन सा है? प्रत्यक्षता। ना हमने आपकी संपत्ति ली, ना हमने आपके अधिकार लिए, ना हमने आपके लाभ लिए संपत्ति से उत्पन्न होने वाले, ना हमने आपसे संपत्ति की अध्यपेक्षा की, कुछ नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से। बट आई हैव टेकन द पोजेशन, हमने आपकी संपत्ति का कब्जा ले लिया, और कब्जा भी प्रत्यक्षता नहीं लिया, अप्रत्यक्ष रूप से ले लिया। जैसा अमेरिका में हुआ था, हमने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप, उसका प्लॉट जहां पर है वहां आप नेवी की गतिविधियां चला रहे हैं, एयरफोर्स की गतिविधियां चला रहे हैं, मिलिट्री की गतिविधियां चला रहे हैं। अब वहां मिलिट्री अपना युद्धाभ्यास कर रही है, मिलिट्री जब युद्धाभ्यास कर रही तो बम फटेंगे, तो इतनी आवाज करते हैं कि कोई रह ही नहीं पाएगा वहां। आपने असंभव कर दिया। यू हैव टेकन द पोजीशन बट नॉट डायरेक्टली, यू हैव टेकन द पोजीशन इनडायरेक्टली। यह भी संपत्ति से वंचित कर देना ही है। और तो वहां अमेरिका में माना भी था उन्होंने कि संपत्ति से वंचन है ये, और कंपनसेशन पे करिए। तो डिप्राइवेशन का एक प्रकार यह भी हो सकता है। और आप कह रहे हैं यू कैन नॉट डिप्राइव द प्रॉपर्टी ऑफ एनीबडी फ्रॉम हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह निकलेगा
कि अगर आपने इन सारे तरीकों में से कोई एक तरीका भी इस्तेमाल कर लिया तो आपने संपत्ति को डिप्राइव किया है, ये माना जाएगा। ठीक है ना? इसका एक अर्थ ऐसे निकलता है। और अगर आपने संपत्ति से डिप्राइव किया है किसी को, तो अगली बात जो कहता था मूल अनुच्छेद 31, यू कैन डू such type of act only on the condition, कौन सी? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। आप कंपनसेशन दिए बिना ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो डिप्राइव किया जाना ये क्या अर्थ रखता है? सबसे पहले ये स्पष्ट किया जाना जरूरी है। जब तक आप ये स्पष्ट नहीं कर रहे तब तक बात नहीं बन सकती, क्योंकि मूल अनुच्छेद 31 यही कहता था। वह कहता था यू कैन नॉट, अनुच्छेद 31 एक था उस समय, तो अनुच्छेद 31(1), 31(2), 31(3) थे। फोर्थ अमेंडमेंट से 31(1) हो गया, 31(2), 31(2)A आ गया, 31(3) आ गया, और 31A, 31B आ गया। फिर 25th अमेंडमेंट किया 1971 में, तब 31C और आ गया। इसमें से 44वें संविधान संशोधन से 31(1) हटा दिया, 31(2)A और 31(2) हटा दिया, 31(3) हटा दिया। लेकिन 31A, 31B, 31C आज भी है। ठीक है? मूल अनुच्छेद 31, उसमें 3 सबसेक्शन 31(1), 31(2), 31(3). फोर्थ अमेंडमेंट जब होगा तब हो जाएगा 31(1), 31(2), 31(2)A, 31(3) और 31A, 31B। ये फोर्थ अमेंडमेंट से हो जाएगा। और फोर्थ अमेंडमेंट कब होगा? 1955, 1955, यानी जस्ट आफ्टर 5 years। ठीक है? आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट आफ्टर 5 years। और उसके बाद मामला चलेगा कब तक? 1971 तक, यानी जस्ट फॉर 16 years। उसके बाद इन 1971 25th अमेंडमेंट आएगा और उससे पूर्व की व्यवस्था कायम रहेगी, यानी 31(1), 31(2), 31(2)A, 31(3), 31A, 31B ये तो रहेंगे ही, लेकिन 1971 में एक और चीज जोड़ दी जाएगी, 31C ये आ जाएगा। और 31C इसकी संवैधानिकता पर ही केशवानंद भारती हुआ था। ठीक है? केशवानंद भारती में इसी की संवैधानिकता या इसकी भी संवैधानिकता चैलेंज हुई थी, 31C। इसके बाद जो 42nd अमेंडमेंट आएगा, इसमें 31C को फिर अमेंड करेंगे और उस अमेंडमेंट को चुनौती मिलेगी मिनर्वा बिल में। मिनर्वा बिल में उसे कुछ हद तक असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है? और उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, उससे 31(1) हट जाएगा, 31(2) हट जाएगा, 31(2)A हट जाएगा, 31(3) हट जाएगा, लेकिन 31A, 31B और 31C रहेंगे, वो आज भी है। ठीक है? और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जो पूर्व में 31(1) था, जो पूर्व में 31(1) था, उसे बिल्कुल शब्द ब शब्द वर्तमान का अनुच्छेद 300A बना दिया जाएगा। ठीक है ना? यह 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा। 44वां संविधान संशोधन उससे बिल्कुल शब्द ब शब्द जो पूर्व में 31(1) था, उसे अनुच्छेद 300A ये कर दिया जाएगा।
तो इसलिए इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं मूल अनुच्छेद 31 पर, उस समय अनुच्छेद 31(1) पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल शब्द बा शब्द कहां आ गया 300A में। तो 300A पर बात करेंगे तो उसकी बात होगी ही होगी। मूल बात 31(2), 31(2)A इनकी है। 31(3) भी कुछ बहुत विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि 31(3) सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर संपत्ति के अधिकार के संबंध में कोई कानून स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया तो उस कानून को राष्ट्रपति इनके विचार के लिए आरक्षित किया जाएगा, और विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और 31(3) हट गया, ठीक है, तो है भी नहीं 31(3), क्योंकि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 31(2) हटा दिया, 31(2)A हटा दिया, 31(3) हटा दिया, 31(1) भी हटा दिया, लेकिन 31(1) को 301 के रूप में ले आए, तो इसलिए वो है, ऐसे मान सकते हैं। शेष 31(A), 31(B), 31(C) ये तो आज की डेट पर नहीं है। तो जो मुख्य बात है वो 31(2) और 31(2)A की है, और उसमें से भी 31(2)A, 31(2) में जो कुछ कहा गया था उसके स्पष्टीकरण हेतु तो जोड़ी गई थी। और हमने आपसे कई बार कहा कि जो मूल धारा में है, यदि उसी को ठीक से देखा जाए तो स्पष्टीकरण को पढ़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप स्पष्टीकरण पढ़ रहे हैं और वो स्पष्टीकरण आपको धारा के शब्दों से समर्थित या धारा के शब्दों में दिखाई नहीं दे रहा, तो आपकी स्पष्टीकरण के संबंध में जो समझ है वो निश्चित तौर पर ठीक नहीं है। ये हमने कई बार कहा। तो इस रूप में देखें तो 31(2)A भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 31(2) पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आएगी ही आएगी, ठीक है ना। मूल रूप से जो आवश्यकता दिखाई देती है वो 31(2) को समझने की दिखाई देती है, मूल रूप से, ठीक है ना। लेकिन 31(2) इसे आप समझ नहीं सकते जब तक 31(1) को भी न देखें। तो 31(1) पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तो सिर्फ इतना ही कहा कि एनीबडी कुड नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी without the authority of law, and that has been repeated in the form of Article 300A in the Constitution of India. That is why that section need not to be explained at here, ठीक है ना, at this time. We can discuss that in later hours, in later lectures, ठीक है ना। ये स्थिति रह सकती है, लेकिन एक चीज वहां से लेनी पड़ेगी कि कहता है एनीबडी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड। तो डिप्राइवेशन, वंचन संपत्ति से, ये कितने प्रकार का होता है वो हमने आपको बताया कि संपत्ति से वंचन इतने प्रकार का होता है। अब मूल अनुच्छेद 31 की बात करेंगे, जो मूल रूप से संविधान में था। वो क्या कहता था? वो कहता था, बिल्कुल मूल की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को जिस रूप में था कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से कानून के प्राधिकार के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। यानी एनीबडी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और सेकंड जो लिंब था, जो 31(2) था, 31(3) राज्यों की विधायी क्षमता के संबंध में था, तो उसको हम बहुत डिस्कस करने की बात नहीं कर रहे हैं। 31(2) ये कहता था कि इफ यू आर गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ, ठीक है, एनी प्रॉपर्टी, यू आर गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ, आप कब्जा लेने जा रहे हैं, या और यू आर गोइंग टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ एनीबडी, या किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, देन यू कैन नॉट डू दैट विदाउट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, ठीक है ना।
तो आप उसे संपत्ति ऐसा नहीं कर सकते प्रतिकर के भुगतान के बिना। तो मुख्य मुख्य दो बातें उभर आती हैं कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी को अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात कि अगर किसी की संपत्ति का कब्जा लिया जाता है या उसकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसा कंपनसेशन के भुगतान के बिना नहीं किया जाएगा। हाँ, एक चीज छूट गई, एंड फॉर द पब्लिक पर्पस, ठीक है ना, और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ही ऐसा किया जाएगा। ये बात आ गई कंपनसेशन, ये बात आई है। तो चार बातें अनुच्छेद 31 में मुख्य रूप से आई हैं। एक तो प्रॉपर्टी क्या है, यानी प्रॉपर्टी का से वंचित किया जाना, ठीक है ना, और वंचन क्या है, प्रॉपर्टी क्या, वंचन क्या, कंपनसेशन क्या, ठीक है ना, और पब्लिक पर्पस ये क्या। ये चार बातें मुख्य रूप से आई जिन पर बात होनी चाहिए। तो डिप्राइवेशन, हमने आपसे कहा कि डिप्राइवेशन के इतने प्रकार हो सकते हैं, तो क्या ये सारे प्रकार माने गए हैं या कुछ अलग अलग है मसला? ये सबसे पहला सवाल उठा है। इसे आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहली बार जो सवाल आया वो सवाल ये था कि आप कहते हैं कि एनीबॉडी कैन नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। यह आपने 31(1) में कहा, और 31(2) में वंचन के दो विशेष प्रकार बताए, वंचन के दो विशेष प्रकार बता दिए। टेकन इफ यू आर गोइंग टू टेक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनीबॉडी, और दूसरा प्रकार आपने वंचन का रखा कि अगर आप किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करने जा रहे हैं, ठीक है। 31(1) सिर्फ डिप्राइवेशन की बात करता है, ठीक है, और यह कहता है कि 31(1) में कि डिप्राइवेशन अगर किया गया है तो कानून की प्रक्रिया के बिना डिप्राइवेशन नहीं होगा। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का कोई आइडिया 31(1) में नहीं है, ठीक है ना। 31(1) सिर्फ इतना कहता है कि किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा कानून के प्राधिकार के बिना। और 31(2) वंचन के दो विशेष प्रकारों का उल्लेख करते हुए यह कहता है कि अगर इन विशेष प्रकारों से संपत्ति का वंचन आपने किया तो आपको यह वंचन जो आप 31(2) में वर्णित दो विशेष प्रकारों से कर रहे हैं, यह वंचन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए और प्रतिकर के भुगतान की शर्त के साथ करना होगा, ठीक है ना। यह 31(2) है। 31(3) विधायी क्षमता संबंधित है, उसकी बात ही नहीं, वो भी स्टेट की। तो अगर हम यह मान लें कि 31(1) अलग है और 31(2) अलग है, ठीक है ना, दोनों सबसेक्शन अलग अलग हैं, दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, अगर हम यह मान लें तो स्थिति यह आती है कि अगर कब्जा चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी चाहे अमेरिका में वो बेरवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन चलाकर जिस ढंग से अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा लिया गया था, चाहे वो तरीका इस्तेमाल किया जाए और चाहे प्रत्यक्ष कब्जा पूरी संपत्ति का आप लेना है एक, ठीक है, और या आपने संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया, ठीक है। तो अगर हम ये माने कि 31(1) और 31(2) अलग है तो इसका मतलब यह हुआ कि डिप्राइवेशन के ये दो तरीके जो 31(2) में आए हैं, ये जब इस्तेमाल किए जाए स्टेट के द्वारा, केवल तभी कंपनसेशन के भुगतान की शर्त लगी हुई है। संपत्ति का वंचन अगर इन दो तरीकों को छोड़कर अन्य किसी तरीके से किया जाए तो जो आवश्यकता है वो आवश्यकता यह है कि संपत्ति का वो वंचन
कानून की प्रक्रिया या कानून के प्राधिकार से किया जाना चाहिए, ये तो ठीक है, किंतु कंपनसेशन का भुगतान होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर हम दोनों को अलग अलग मान लें, 31/1 और 31/2 को, ठीक है। और अगर हम ये माने कि नहीं, पूरा 31/1 है, ये अनुच्छेद 31 है जिसे सब सेक्शन में बांट दिया गया, ये पूरे हम हैं, हमारा सिर, आंखें, नाक, ये अलग अलग नहीं है, पूरे के पूरे हम हैं। अगर पूरा का पूरा अनुच्छेद 31/1 है तो फिर बात यह आ जाती है कि आधी बात 31/1 में कही गई, आधी बात 31/2 में कही गई है, ठीक है। आप अगर संपत्ति से किसी को वंचित कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, चाहे 31/2 में लिखे गए दोनों तरीकों से और चाहे 31/1 में लिखे गए तरीकों से वंचन कर रहे हैं, तो आपको कंपनसेशन देना होगा, और सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आप करेंगे। तो आप कहेंगे 31/2 फिर बनाने की जरूरत क्या है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वहां 31/1 में सार्वजनिक उद्देश्य की बात नहीं हुई, यहां 31/2 में उद्देश्य की बात हुई। तो दो व्यू हो सकते हैं 31 के प्रति, 31/1 अलग है, 31/2 अलग है। एक व्यू यह हो सकता और एक व्यू यह हो सकता कि नहीं, पूरा एक, और अगर पूरा एक है तो फिर संपत्ति के वंचन का कोई तरीका इस्तेमाल हो, कंपनसेशन देना पड़ेगा और उद्देश्य सार्वजनिक हो। और अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर जब संपत्ति से वंचित किसी को अधिग्रहण के माध्यम से या कब्जा लेकर किया जाएगा, केवल तभी कंपनसेशन देना है और तभी सार्वजनिक उद्देश्य की जरूरत है। अदरवाइज जो जरूरत है वो केवल ये कि संपत्ति से किसी को वंचित कानून की प्रक्रिया से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये दो व्यू हो सकते हैं। तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा और कैसे कैसे वो बदला, ये बात अब ठीक नहीं है करना, क्योंकि अब दिमाग आपका थकने लगा होगा। वो बात अब ठीक नहीं है, अब वो बात कल करेंगे, देखेंगे।